एलन मस्क। 18 साल बाद मिली खुशी, पल भर में काफूर। मानसून की दस्तक, फिर भी गर्मी। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। दोस्तों में जब दुश्मनी होती है तो दोनों पक्षों के लिए काफी मुश्किल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के मालिक एलन मस्क के बीच दोस्ती टूट गई है और अब दोनों ही दुश्मनों जैसा व्यवहार करने लग गए हैं। मस्क ने जहां ट्रंप को हटाकर उपराष्ट्रपति JD वैंस को राष्ट्रपति बनाने की मांग कर डाली है, वहीं ट्रंप ने मस्क को बेचारा करार दिया है। ट्रंप ने कहा कि मस्क की कोई समस्या है, बेचारे को कोई दिक्कत है। वहीं मस्क ने ट्रंप को निशाने पर लेते हुए कहा कि अब असली धमाके का समय आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइलों में है। मस्क ने यह भी कहा कि यदि वे साथ नहीं देते तो ट्रंप चुनाव हार जाते। दरअसल जेफरी एप्स्टीन पर लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने के कई आरोप लगे थे। उस पर श्रेष्ठ राजनेताओं, व्यापारियों और मशहूर हस्तियों की यौन संतुष्टि के लिए नाबालिगों की तस्करी करने का भी आरोप था। कई महिलाओं का आरोप है कि एप्स्टीन ने उन्हें अपने हाई प्रोफाइल मेहमानों को यौन सेवाएं प्रदान करने के लिए मजबूर किया। फरवरी 2025 में अमेरिकी न्याय विभाग के एक दस्तावेज से पता चला था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पॉप आइकन माइकल जैक्सन, अभिनेता एलेक बाल्डविन और फिल्म निर्माता हार्वे विंस्टीन उन हस्तियों में शामिल थे जो जेफरी एप्स्टीन की संपर्क सूची में थे। ट्रंप ने 2002 में एक साक्षात्कार में एप्स्टीन को शानदार व्यक्ति कहा था। हालांकि एप्स्टीन के खिलाफ आरोप सामने आने के बाद उन्होंने खुद को उनसे दूर कर लिया था। ट्रंप और मस्क के बीच सोशल मीडिया पर बहस हुई तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले तथा सामान की आपूर्ति करने वाले अंतरिक्ष कैप्सूल की सेवाएं देना बंद करने की धमकी दी थी। लेकिन कुछ घंटों बाद मस्क ने कहा कि वह अपनी धमकी पर अमल नहीं करेंगे। दरअसल जब ट्रंप ने मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स और उनकी स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट सेवाओं को दिए गए सरकारी ठेकों को रद्द करने की धमकी दी तो मस्क ने एक्स पर जवाब देते हुए कहा कि स्पेसएक्स अपने ड्रैगन अंतरिक्ष यान की सेवाएं प्रदान करना तुरंत बंद करेगा। इधर मस्क ड्रैगन अंतरिक्ष कैप्सूल की सेवाएं बंद करने की धमकी से भी पीछे हट गए हैं। वहीं ट्रंप ने कहा कि मैं मस्क के बारे में सोच भी नहीं रहा, उनकी कोई समस्या है। ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं शायद कुछ समय तक उनसे बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। ट्रंप और मस्क को ताजा रुख से भी यही लगता है कि आने वाले समय में दोनों के बीच सुलह भी हो सकती है। वहीं ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से बातचीत करते हुए यह भी कहा कि वह अपनी टेस्ला कार को बेचने पर विचार कर रहे हैं। जिस IPL ट्रॉफी को उठाने के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी कि RCB को 18 साल का इंतजार करना पड़ा, उसकी खुशी कुछ समय में ही काफूर हो गई। जीत का जश्न मातम में बदल गया। चेहरे पर खुशी की चमक के स्थान पर आंखों में दुख और शर्म का पानी तैरने लगा। दरअसल RCB की जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भगदड़ के सिलसिले में पुलिस ने शुक्रवार को RCB और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी DNA एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इस भगदड़ की आज भारत स्टार क्रिकेटर विराट कोहली तक भी पहुंच गई। सामाजिक कार्यकर्ता HM वेंकटेश ने क्रिकेटर विराट कोहली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्हें 4 जून को RCB की पहली IPL जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इस मामले में कर्नाटक सरकार भी विपक्ष के निशाने पर आ गई। विपक्षी दलों ने भगदड़ के लिए सिद्धरामैया सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं राज्य की कांग्रेस सरकार के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने कहा कि भाजपा लाशों पर राजनीति कर रही है। इस बीच कोर्ट में सुनवाई से पहले ही कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के सचिव A शंकर और कोषाध्यक्ष ES जयराम ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हादसे के बाद अब सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए। क्या स्थानीय प्रशासन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी? क्या आयोजकों और फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट दोनों ने लापरवाही बरती? यह सीधे सीधे सरकार के खुफिया तंत्र की भी नाकामी है, जो ये पता नहीं लगा सकी कि RCB विक्ट्री परेड में बड़ी संख्या में लोग जुट सकते हैं। दरअसल हमें पुरानी घटनाओं से भी सबक लेने की आदत नहीं है। इसी महाकुंभ के दौरान दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। प्रयागराज की भगदड़ में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 2024 में भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार के सत्संग में मची भगदड़ में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस तरह की घटनाओं से सबक लिया जा सकता है, लेकिन हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि इस तरह का कोई हादसा हमारे यहाँ नहीं हो जाता। उम्मीद करें कि इस घटना ने न सिर्फ कर्नाटक सरकार बल्कि दूसरी राज्य सरकारें भी सबक लेंगी, अन्यथा फिर लोगों का तो भगवान ही मालिक है।
भारत के बड़े हिस्से में मानसून ने दस्तक दे दी है। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ जैसे हालात है, वहीं राजस्थान में अभी लोग गर्मी से परेशान हैं। पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा असम में लोग बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। यहाँ बाढ़ की स्थिति इस सप्ताह के अंत में भी गंभीर बनी रही और 16 जिलों में 4.5 लाख से अधिक लोग अब भी बाढ़ से पीड़ित रहे। हालांकि ब्रह्मपुत्र सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से अब तक राज्य में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में बाढ़ से 16 जिलों के 54 राजस्व सर्किलों के अंतर्गत 1296 गांव प्रभावित हुए और 16,558.59 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है, जबकि 2,96,000 से ज्यादा पशु वर्तमान बाढ़ की मार झेल रहे हैं। कम से कम 40,313 विस्थापित 328 राहत शिविरों में रह रहे हैं। वहीं दक्षिणी राज्य कर्नाटक में मानसून पूर्व भारी बारिश के कारण वर्षा जनित घटनाओं में 71 लोगों की जान चली गई है। 2025 में मानसून पूर्व बारिश पिछले 125 वर्षों में मानसून से पहले और मई महीने में दर्ज की गई सबसे अधिक वर्षा है। रेगिस्तानी राज्य राजस्थान में लोग गर्मी से परेशान हैं। सीमावर्ती इलाकों में फिर तेज गर्मी पड़ने का अनुमान है, जहां शुक्रवार को सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में 8 से 10 जून को अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री दर्ज किए जाने व कहीं कहीं भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। इस तरह बीकानेर संभाग व आसपास के इलाकों में 8 से 10 जून के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। दूसरी ओर जिनेवा स्थित आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बाढ़ और तूफान समेत अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण वर्ष 2015 से 2024 के बीच 3.23 करोड़ लोगों का आंतरिक विस्थापन दर्ज किया गया। किसी देश के अंदर विस्थापित होने वालों की संख्या के लिहाज से चीन और फिलीपीन के बाद भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस अवधि के दौरान आपदाओं के कारण 210 देशों और क्षेत्रों में 26.48 करोड़ लोगों का आंतरिक विस्थापन हुआ या उन्हें मजबूरी में विस्थापित होना पड़ा। पूर्व और दक्षिण एशिया सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहे। देशों के स्तर पर पिछले दशक में बांग्लादेश, चीन, भारत, फिलीपीन और अमेरिका में दर्ज विस्थापन के आंकड़े सबसे अधिक रहे। अब खबरें संक्षेप में। रामदेव की पतंजलि को जमीन देकर बुरे फंसे नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार। नेपाल की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी ने पूर्व पीएम माधव के खिलाफ जमीन घोटाले के आरोप पत्र दाखिल किया। इसके चलते माधव की संसद सदस्यता भी गई। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कनाडा के पीएम कार्नी ने कहा कि मैंने पीएम मोदी को निमंत्रण दिया। भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति है। रूस ने यूक्रेन में फिर मचाई तबाही। 18 मारते जमींदोज, 3 लोगों की मौत। मिसाइल हमलों में चारों ओर धुआं ही धुआं। महाराष्ट्र की राजनीति में धमाका कर सकते हैं ठाकरे ब्रदर्स। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव और राज ने एक साथ आने के दिए संकेत। भाजपा की बढ़ाएंगे मुश्किल। अमेरिका की संघीय न्यायाधीश ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय आने वाले विदेशी छात्रों के देश में प्रवेश पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर अस्थायी रूप से लगाई रोक। बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में होंगे चुनाव। मोहम्मद यूनुस का ऐलान। यदि वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।